तो जुजुत्सु काइसेन मांगा जब से एंड हुई है तब से यहाँ पे लोगों का एक ही सवाल है कि अपना गोजो यहाँ पे सुकुना से किस तरीके से हारा, और हारा तो हारा कैसे। यहाँ पे इसका आंसर अब हम लोग को ऑफिशियली तौर पे मिल चुका है, जिसके बारे में आज मैं आप लोग बताऊंगा। साथ ही में क्या आप लोग ये जानते हो जो तिब्बत की एनिमे सीरीज है जिसको यहाँ पे काफी ज्यादा हिट मिल रहा है, बट जापान में ये सीरीज एक्चुअली में हिट हो चुकी है, और इसके अलावा अपना और एनिमे वापस कम बैक कर चुका है, बट यहाँ पे बिल्कुल ही न्यू सीरीज के साथ, जिसके बारे में अगर आप लोग को भी जानना है तो चलो मैं आप लोगों को एक एक करके सारी चीजें बताता हूँ। तो यहाँ पे स्टार्ट करें अपने सबसे पहले अपडेट के साथ जो आता है अपने और एनिमे को ही लेकर। और हाँ, ये लिटरली एक ऐसा एनिमे है जो यहाँ पे 2024 में रिलीज हुआ था, एंड एनिमे कम्युनिटी के अंदर इस एनिमे को 2024 का बेस्ट एनिमे कहा जाता है, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट कुछ ज्यादा ही गोटेड है। एंड अनफॉर्चुनेटली इस मास्टरपीस का सीजन 2 तो आप लोग देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि एनिमे ऑलरेडी एंड हो चुका है। बट यहाँ पे और सीरीज के जो ऑथर है जिनका नाम है योतो, तो उनकी एक और स्पोर्ट्स मांगा सीरीज है जिसका नाम है हयाकुमु, जिसका नाम मैंने गलत प्रोनाउंस किया होगा तो माफ कर देना। बट ये जो स्पोर्ट्स मांगा आप लोग देख रहे हो इसकी एक न्यू एनिमे फिल्म आने वाली है, एंड मेरे हिसाब से जब आप लोग इसका ट्रेलर देखोगे तो ही आप लोग पता चल जाएगा कि ये और क्रिएटर की ही एक और सीरीज है, बिकॉज आर्ट स्टाइल यहाँ पे काफी ज्यादा सिमिलर है। और सच कहूँ तो मैंने नहीं सोचा था कि और की ऑथर की यहाँ पे एक स्पोर्ट्स मांगा भी है, जिसकी यहाँ पे अब एक एनिमे फिल्म भी आने वाली है जो यहाँ पे जापान में 19 सितंबर के दिन रिलीज होगी। तो देख के लगता है कि अब हम लोग को एक पीक स्पोर्ट्स एनिमे मूवी मिलने वाली है, जिसको देखने के लिए आप लोग एक्साइटेड हो या नहीं वो आप लोग मुझे कमेंट में जाके जरूर बता देना। और इसी के साथ यहाँ पे अब हम लोग बढ़े अपने नेक्स्ट अपडेट के ऊपर जो आता है अपनी एक और एनिमे सीरीज को लेकर, जिसका नाम है द नाइन्थ जेडी, जो यहाँ पे स्टार वॉर्स का एक एनिमे होने वाला है, जो यहाँ पे ऑफिशियली तौर पे डिज्नी प्लस वालों ने 2026 के लिए अनाउंस किया है। और इसके अलावा अब हम लोग बढ़े अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, और इसके बारे में मैं पहले भी कई बार बात कर चुका हूँ। एंड मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ स्टूडियो जिबली के ट्रेंड के बारे में। स्टूडियो जिबली का जो ट्रेंड था जो इंटरनेट के ऊपर चल रहा था, जहाँ पे लोग जिबली का आर्ट स्टाइल एआई की मदद से जनरेट कर रहे होते हैं। सो इसी को लेकर कई सारे लोगों ने इसको सपोर्ट किया, कई सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया, जिस पर आप लोग इसको सपोर्ट करते हो या नहीं वो तो मैं नहीं जानता हूँ। बट मेरे जैसे जितने भी लोगों ने इस चीज को क्रिटिसाइज किया था उनको शायद यहाँ पे एक अच्छी न्यूज मिल चुकी है, क्योंकि यहाँ पे जापानीज के जो लॉ मेकर्स है वो यहाँ पे अभी करेंटली सवाल उठा रहे हैं इस चीज के ऊपर, और वो लोग ये सोच रहे हैं कि जो स्टूडियो गिबली की एआई जनरेटेड इमेज है उसको यहाँ पे इलीगल कंसीडर करना चाहिए। और देखो यहाँ पे मैं ज्यादा कुछ इसमें बोलना तो नहीं चाहूंगा, क्योंकि अब ये टॉपिक ही मुझे बहुत ही ज्यादा बेकार लगता है। बट हाँ, अगर ये जो एआई वाला सिस्टम अभी चल रहा है, अगर ये स्टूडियो जिबली के बिना पूछे किया जा रहा है तो यहाँ पे ऑब्वियसली ये गलत है, और अगर उनसे परमिशन लेकर अगर इतनी सारी चीजें हो रही है तो चलो तब ये चीज ठीक रहेगी। बट लेट्स सी, अब देखते हैं जापान वाले इस चीज के ऊपर क्या स्टेप लेते हैं। अब हालांकि आपके हिसाब से ये जो स्टूडियो गिबली का एआई ट्रेंड है क्या इसको बैन करना चाहिए या नहीं वो आप लोग मुझे बता सकते हो। अब हालांकि इन सब टॉपिक के बाद अब हम लोग बढ़े अपने नेक्स्ट अपडेट के ऊपर जो आता है वदरिंग वेव्स गेम को लेकर। जो हाँ, अगर आप लोगों ने इस गेम को नहीं खेला है तो मैं बता दूं कि ये एक ओपन वर्ल्ड एक्शन गेम है जो आप लोग अपने फोन में लिटरली खेल सकते हो, क्योंकि ये फोन के लिए भी ऑफिशियली तौर पे अवेलेबल है, जो आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इस गेम को ट्राई कर सकते हो। एंड जहां तक अपडेट के बारे में बात करें तो यहाँ पे वदरिंग वेव्स गेम और साथ ही में साइबर पंक एज रनर्स का जो एनिमे है वो यहाँ पे दोनों ही कोलैब करने वाले हैं, जिनका कोलैब ऑफिशियली तौर पे 2026 के लिए अनाउंस हुआ है। एंड अगर आप लोगों को साइबर पंक एज रनर्स एनिमे के बारे में नहीं पता है तो मैं बता दूं कि ये नेटफ्लिक्स का अभी तक का सबसे गोटेड एनिमे है मेरे लिए। और हाँ, नेटफ्लिक्स के ऊपर आप लोगों ने कई सारे एनिमेस को देखा होगा, बट ये नेटफ्लिक्स का एक ऐसा ओरिजिनल एनिमे है जो मेरे लिए नेटफ्लिक्स का अभी तक का बेस्ट एनिमे है जो मैंने देखा है नेटफ्लिक्स के ऊपर। और हालांकि इस गोटेड एनिमे को अगर आप लोग को ट्राई करना है तो आप लोग कर सकते हो। इसके अंदर टोटल सिर्फ 10 एपिसोड है। अब हालांकि इन सब टॉपिक को साइड में रखते हैं और यहाँ पे अब जरा बात करें एक मांगा टॉपिक के बारे में जो आता है अपनी जुजुत्सु काइसेन की मांगा को लेकर। एंड सच कहूँ तो जुजुत्सु काइसेन को लेकर ये वाला जो टॉपिक है वो यहाँ पे आजकल काफी ज्यादा ही चर्चा में चल रहा है, जहाँ पे अगर आप लोगों को आइडिया नहीं है तो मैं बता दूं कि जो गिगी कुतामी है उनका रिसेंटली में Q&A हुआ था, जहाँ पे उन्होंने कुछ क्वेश्चंस का आंसर दिया। एंड यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन का जो उन्होंने आंसर दिया वो था यहाँ पे कि क्यों गोजो अपना सुकुना से हार गया, क्योंकि इसका आंसर लोगों को अभी भी जानना है कि गोजो यहाँ पे सुकुना से हारा तो हारा कैसे। तो यहाँ पे इसका आंसर देते हुए गिगी कुतामी ने कहा कि जो गोजो है वो हमेशा से केयरलेस था, एंड जब भी गोजो को हल्का सा भी लगता है कि उसका दुश्मन यहाँ पे कमजोर हो चुका होगा तो यहाँ पे वो अपना गार्ड डाउन कर देता है, जिसके बाद उसके एनिमी के पास सरप्राइज अटैक करने का चांस मिल जाता है। और हमेशा की तरह गोजो की ये पुरानी आदत थी, जो यही आदत आगे जाके गोजो की मौत का कारण भी बना। और यही सेम केस गोजो वर्सेस सुकुना वाली बैटल में भी हुआ था, जहाँ पे माहोरागो को डिफीट करने के बाद गोजो ने सोचा कि अब सुकुना के पास यहाँ पे कोई भी चांस नहीं है कि वो उसकी इन्फिनिटी को बाईपास कर सके। एंड इसी वजह से गोजो ने अपना गार्ड डाउन कर दिया और फिर उसके बाद उसका किटकैट यहाँ पे बन गया, जो हाँ एक टाइम के लिए गोजो ने यहाँ पे सुकुना को गलती से अंडर एस्टिमेट कर दिया था। तो अब इसी के बाद यहाँ पे होना क्या था, यहाँ पे जितने भी गोजो फैंस है वो यहाँ पे काफी ज्यादा खुश है कि हमारा गोजो यहाँ पे कमजोर नहीं था, गोजो यहाँ पे बस अपना गार्ड डाउन कर दिया, इसी वजह से वो सुकुना से हार गया। अगर गोजो यहाँ पे सावधान रहता तो वो यहाँ पे सुकुना को अब तक हरा चुका होता है। बट देखो मेरे हिसाब से इसमें कुछ ज्यादा फर्क पड़ना नहीं चाहिए। आई मीन आपका जो फेवरेट कैरेक्टर गोजो है वो मांगा के अंदर खुद अपनी हार को एक्सेप्ट कर चुका है, तब भी यहाँ पे गोजो फैंस यहाँ पे इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर मेरा फेवरेट कैरेक्टर भी यहाँ पे अपनी हार को एक्सेप्ट कर लेता तब मैं समझ जाता कि चलो हाँ मेरा फेवरेट कैरेक्टर भी जब अपनी हार एक्सेप्ट कर रहा है तो यहाँ पे मुझे भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि वो कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग था, इसीलिए मेरा कैरेक्टर हार गया। बट चलो आप लोग क्या ओपिनियन है, क्या आपके हिसाब
हिसाब से सुकुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर गोजो, वो आप लोग मुझे कमेंट में जाके बता सकते हो। बट अब हम लोग बढ़े अपने नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक के ऊपर, जो आता है अपने द बिगिनिंग आफ्टर द एंड के एनिमे को लेकर। एंड यहाँ पे मैं जानता हूँ इस एनिमे का नाम ये नहीं रखना चाहिए था, इस एनिमे का नाम रखना चाहिए था दी एंड बिफोर द बिगिनिंग। यहाँ पे ऐसा नाम हम जैसे फैंस ने ही इस एनिमे को दिया है एंड हमारे जैसे कई सारे लोगों ने इस एनिमे को बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज किया। बट क्या मैं आप लोग कहूँ, जो ओवरसीज में यहाँ पे जितने भी एनिमे फैंस इस एनिमे को क्रिटिसाइज करे, इसका पूरा ही उल्टा यहाँ पे जापान में हमें देखने को मिल रहा है। एंड आप लोग यही सोच रहे होगे कि मैं यहाँ पे बोलना क्या चाहता हूँ। तो मैं बेसिकली यही कहना चाहता हूँ कि जिस एनिमे को हम लोग इतना ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं, यहाँ पे इसका उल्टा हमें जापान में देखने मिल रहा है, क्योंकि जापान में ये एनिमे एक्चुअली में हिट हो रहा है। जहाँ पे जापान के नेटफ्लिक्स के ऊपर टिबेट का एनिमे थर्ड मोस्ट वॉच एनिमे अभी करेंटली, और इसके साथ में डी एनिमे स्टोर जो जापान का स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ पर भी ये एनिमे नंबर 2 पर रैंक कर रहा है। और इसके अलावा एबामा प्लेटफॉर्म के ऊपर भी ये नंबर 2 पर है। और फिर जापान के अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर ये 9th मोस्ट वॉच टीवी शो बन चुका है, जो हाँ देख के लगता है कि जापानी लोगों को ये एनिमे कुछ ज्यादा ही पसंद आ रहा है। एंड जितना हम लोग इस एनिमे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, देख के लगता है कि उससे कई गुना ज्यादा जापान के लोग इस एनिमे को एंजॉय कर रहे हैं। एंड यहाँ पे ये छोड़ो, क्रंचीरोल के ऊपर अगर आप लोग एनिमे देखते हो तो यहाँ पे क्रंचीरोल के ऊपर भी इस एनिमे को अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है। जहाँ पे क्रंचीरोल के ऊपर इसके एपिसोड 1 को 70,000 से भी ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं। और बाय द वे, अगर आप लोग को आइडिया नहीं है तो स्प्रिंग सीजन जब से क्रंचीरोल के ऊपर स्टार्ट हुआ है, तब से क्रंचीरोल के ऊपर स्प्रिंग सीजन में बहुत सारे एनिमे रिलीज हुए, जैसे फायर फोर्स हो गया, विंड ब्रेकर हो गया, वन पीस हो गया। बट यहाँ पे उन सभी एनिमे एपिसोड को यहाँ पे टिबेट जितने लाइक्स अभी तक नहीं मिले। सो हाँ, यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि टिबेट एनिमे एक्चुअली में अभी भी चल रहा है और लोग इसको पसंद भी कर रहे हैं। तो चलो होप करते हैं कि इन्हीं सब चीजों को देखकर यहाँ पे एनिमेशन को फ्यूचर में इंप्रूव कर दिया जाए। अब हालांकि मुझे जितनी चीजों के बारे में बात करना था वो मैंने कर लिया है। तो यहाँ पे आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। तो अगर आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो जाके अब इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दो। एंड साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर में आप लोग को और भी एनिमे अपडेट्स मिलेंगे। सो मेक श्योर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।